हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं जिसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले हम समझेंगे कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्या। तो जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं ना सेल के अंदर, जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट फंक्शन होता है। हर ऑर्गेनल का कुछ स्ट्रक्चर होगा, उसका कुछ फंक्शन होगा। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ना वो एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और कैसे बनाते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि एक साथ मिल करके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मतलब कि एक दूसरे से मिल करके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो वो सारे ऑर्गेनल्स जो कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, वो मिल करके बनाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो कि एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट करते हैं और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं? वो सारे ऑर्गेनल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो वैसे ऑर्गेनल्स है जो कि इंक्लूड है, लेकिन जैसे कि फंक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है या क्लोरोप्लास्ट का होता है या पेरिक्सोसोम्स का होता है, ये जो ऑर्गेनल्स है इनके फंक्शंस, ये ऊपर वाले ऑर्गेनल्स जो यहाँ पे दिए हैं, इनके फंक्शन से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। इस वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये जो ऑर्गेनल्स हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। तो हमें बस याद रखना है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स इंक्लूड है और कौन कौन से ऑर्गेनल्स इंक्लूड नहीं है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनल्स इंक्लूड हैं उनको एक एक करके उनके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, सब हम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गार्नियर ने 1897 में। और ये जो नेम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेम किसने दिया था? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम दिया था पॉटर ने। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि किसने पहले ऑब्जर्व किया था और इन्हें नेम किसने दिया था। अब अगर हम नेम को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, तो एंडो यानी कि इनसाइड, प्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम यानी कि नेटवर्क। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे। कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं रहता है। तो जो मैच्योर आरबीसीज हैं या एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं या ओवम है, इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहता है। बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं रहता है। लास्ट हम ये बात करेंगे इसके बारे में कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अटैच रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। एक रफ डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाऊंगी छोटा सा। ये मान लेते हैं बाहर वाला है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये अंदर जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर के ये कहाँ तक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम दिखाया जिससे आपको समझ में आएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक अटैच रहता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। तो ये तो बात हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। तो डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं डायग्राम के अंदर। सबसे पहला हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस के बाहर में है न्यूक्लियर एनवेलप।
जो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं वो है न्यूक्लियर पोर्स, और हमें यहाँ पे ट्यूब वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरा, जिसके ऊपर यहाँ पे ऑरेंज कलर के जो सर्कल्स दिख रहे हैं वो है राइबोसोम्स। तो डिफरेंस यही है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो फोल्ड्स दिख रहे हैं ना, ये हो गया आपका सिस्टर्ने, और इन फोल्ड्स के बीच में जो रेड कलर का स्पेस दिख रहा है वो है सिस्टर्नल स्पेस। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि ये वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पे तो हमने देख लिया कि ये जो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे इसके। सबसे पहला हो गया आपका सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है जिनके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डायग्राम यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि मैंने डायग्राम में भी बताया, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में। तो कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहला हम देखेंगे सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या है, लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग यानी लंबे लंबे होते हैं, फ्लैटेंड चपटे होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी दिखाया आपको। ये 2 लेयर्ड होते हैं या बाई लेयर्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और थिन कंपोनेंट्स हैं जो कि न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज फाउंड होते हैं, जो कि न्यूक्लियस से काफ़ी क्लोज पाए जाते हैं। अगर इनके साइज़ की हम बात करें तो 40 to 50 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर में इनका साइज़ होता है। ये साइज़ भी आपको याद रखना है। तो सिस्टर्ने की बात हो गई यहाँ पे। हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं कि ट्यूब्यूल्स इरेगुलर होंगे, स्मॉल ब्रांच ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा कि ब्रांच्ड होते हैं, ये स्मॉल होंगे, इरेगुलर होते हैं और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर इनके साइज़ की हम बात करेंगे तो इनका जो साइज़ होता है वो 50 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होता है। तो ये इनका साइज़ है। और लास्ट में हम बात करेंगे वेसिकल्स के बारे में। तो वेसिकल्स क्या होता है कि वेसिकल स्मॉल राउंड या एंड ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्रांच्ड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैसे ब्रांच ऑफ होते हैं या फिर कैसे वहाँ से हट जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होकर के यहाँ से निकल जाएंगे और फिर इस तरीके से वेसिकल्स बन जाते हैं। तो इसी को ब्रांच ऑफ कहा गया, यानी कि यहाँ से हट जाएंगे, निकल जाएंगे और वेसिकल्स बना लेंगे। तो ये वेसिकल्स बनने के बाद क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं केमिकल्स को और उस केमिकल्स को कैरी करके दूसरे ऑर्गेनल्स तक पहुँचाएंगे या सेल सरफेस तक पहुँचाएंगे। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। अब इनके अगर हम बात करें साइज़ की, तो इनका जो साइज़ होता है वो उसका रेंज है 25 to 500 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये हो गई वेसिकल्स की बात। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है। तो उम्मीद है आज जो मैंने आपको बताया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डायग्राम समझाया है और कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे नोट्स समझ में आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।